2022 सत्ता की रेस शुरू हो चुकी है और इसी रेस में अपनी बाइक बढ़ाते हुए आज रफ्तार पकड़ मैं पहुंची हूं गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट के नोएडा में। और आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करने के लिए यहाँ के सांसद, इससे पहले केंद्रीय मंत्री रहे और साथ ही नोएडा के पहले विधायक रहे, डॉक्टर महेश शर्मा जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और आज की तारीख में सवाल यही है कि हर पार्टी जोड़ तोड़ में लगी हुई है, क्योंकि हर कोई चाहता है, सबका सपना है कि सीएम हम बने, मुख्यमंत्री हमारा हो, पार्टी हमारी जीते। तो इस रेस में इस वक्त सबसे आगे उत्तर प्रदेश में कौन चल रहा है? देखिए, आपने मेरे मन की बात कह दी। जायज़ सी बात है, मैं नहीं, इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता ये चाहती है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहें, जब तक उनका स्वास्थ्य, उनका ईश्वर जब उनका साथ देता रहे तब तक वो रहें। और प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में एक ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला है जिसने प्रदेश को एक नई पहचान दी है, जहां वो कानून व्यवस्था की बात है, जहां वो मैं कहता हूँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात है, जहां जिस तरह से तुष्टीकरण होता था धर्म जातियों के नाम का, उसकी बात है। तो एक ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रूप में हमें मिला है और आप विश्वास कर लीजिएगा। सांसद जी बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर भी रहे हैं, तो यहाँ की राजनीति की सेहत पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं बाइक कम चलाऊंगी, थोड़ा सा सेहत पे आपके साथ काम कर लूँ मैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। भैया, हमारे लिए एक नारियल पानी ज़रूर आप प्लीज़ दीजिए। शुक्रिया। तो आज सेहत पर चर्चा करते हुए राजनीति की सेहत जानते हैं डॉक्टर साहब से, एक सर के लिए भी प्लीज़। चलिए, एज अ डॉक्टर एंड एज अ पॉलिटिशियन, सबसे पहले मुझे बताइए पिछले 5 साल में बीजेपी की सेहत कैसी है? देखिए, अगर हम बात करें 2014 की और 2017 की, 2014 से पहले देश में एक अंधियारा सा छाया हुआ था। हर कोई आदमी पॉलिटिकल सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नेंस, पॉलिटिशियंस पे से विश्वास खो चुका था। एक बदलाव आया, एक नेता इस देश को ऐसा मिला जिस पर लोगों का विश्वास बना। जब हमारा वो नेता 130 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि बनकर विश्व पटल पर जाता था, शिंजो आबे के साथ, शी पिंग के साथ, ट्रंप के साथ गलबैयाँ करता था, तो 130 करोड़ देशवासियों का सीना चौड़ा हो जाता था। 2014 से चलकर 2017 आया, लोगों का विश्वास बढ़ता गया। उत्तर प्रदेश में 335 सीटें लेकर हमारी सरकार बनी। एक ऐसा जोड़ी, मैं कहूँगा मोदी और योगी की जोड़ी के रूप में, योगी जी के नेतृत्व में हमारी प्रदेश की सरकार बनी। लोग उत्तर प्रदेश से भी विश्वास खो चुके थे। दो विपक्ष की जो मुख्य पार्टियां थी, कांग्रेस अपने हाशिए पर जा चुकी थी और अब भी वहीं है, और बल्कि नीचे ही जाएगी, आगे बढ़ने का तो कोई उम्मीद है नहीं। लेकिन बाकी जो 2 विपक्षी पार्टियां थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, उन दोनों ही पार्टियों की अगर हम बात करें तो दोनों पार्टियां अपने चरम को छू चुकी थी। 206 सीट लेकर मायावती जी ने सरकार बनाई, 227 सीट लेकर 26 सीट लेकर सपा ने अपनी सरकार बनाई। लोगों ने बहुत विश्वास किया कि साहब एक युवा आया है, विदेश से पढ़कर आया है। यानी आप कह रहे हैं कि 2014 से मोदी शासन में फिर योगी मोदी जी की जोड़ी में सुधरी है। और विपक्ष की भी हम बात कर रहे हैं, तो सर आप डॉक्टर भी हैं, आप नेता भी हैं, आपसे बेहतर नव सियासी पार्टियों की कौन टटोल पाएगा? बताया जा रहा है कि सेहत में सपा की जो सुधार हुआ है वो शायद किसी और राजनीतिक दल के में हुआ हो। ये कितना मुश्किल रहने वाला है? देखिए, आप कुछ हद तक सही भी कह रही हैं। 3 विपक्षी पार्टियां हैं, जहां कांग्रेस और कमज़ोर होती चली जाएगी, कुछ और पार्टियां कमज़ोर होती चली जाएंगी, तो जायज़ सी बात है कहीं ना कहीं दूसरा जो एक उनमें सबसे कमज़ोर में से जो थोड़ा मजबूत पहलवान होगा वो खड़ा दिखाई देगा, तो लगेगा यही पहलवान है, इसी से कुश्ती लड़नी है। वो लोगों का एक परसेप्शन बना है। लेकिन उस समाजवादी पार्टी को इस प्रदेश के लोग भुगत चुके हैं, देख चुके हैं किस तरह गुंडा राज, माफिया राज, जमीनों पर कब्जे। हमारी बहन बेटियां रात को किस इलाकों से तो गुजरने में नहीं जाती थी। कुछ बच्चियां स्कूल छोड़ चुकी थीं, स्कूल पढ़ने 10वीं 11वीं क्लास के बाद अगर गांव में स्कूल नहीं है तो लोग अपनी बेटियों को स्कूल के लिए दूर नहीं भेजते थे। वो जो बदलाव आया, मैं इस नोएडा ग्रेटर नोएडा की बात बताना चाहता हूँ, जहाँ पिछले 14 वर्षों में एक भी विदेशी कंपनी ने निवेश नहीं किया। जो कंपनी आती थी नोएडा ग्रेटर नोएडा के नाम पे, अच्छा सिंगल विंडो सिस्टम से रिश्वत ली जाती है, ज़मीनों के रिश्वत के रेट, प्लाटों के रिश्वत के रेट तय थे। लोग बात करते थे तो ये कहते थे हाँ मैं भी रिश्वत दे दूंगा, ज़रा मुझे भी ये ज़मीन दिलवा दे।
कानून व्यवस्था का ये हाल था कि लोगों का विश्वास खत्म था। पिछले 5 साल में तस्वीर बदली। 5 साल की तस्वीर, आज जितनी विदेशी कंपनियां आपने मेरे इस क्षेत्र, मेरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आई हैं, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मेरे इस लोकसभा क्षेत्र में। कितने सांसद होंगे? प्रधानमंत्री जी तो खैर बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हमारे बाकी साथी सांसदों में से 50,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ का तो एयरपोर्ट, 12,000 करोड़ का पावर प्लांट यहाँ का बिजली घर, जो बिजली देंगे 24 घंटे। कहाँ से देंगे? जब बिजली बनेगी नहीं तो देंगे कहाँ से? मैं ये भी पूछने वाली थी कि नो डाउट औद्योगिक और आर्थिक राजधानी के तौर पर नोएडा उभर रहा है, गौतम बुद्ध नगर में आप यहाँ के सांसद हैं, तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ शिकायतें भी आ रही हैं। विपक्ष भी आरोप लगाता है कि किसानों की ज़मीन के मुआवजे नहीं दिए जा रहे। किसान नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ 4-4 महीने धरने पर बैठे थे, तो आपने उन्हें जाकर मनाया। उनकी मांगे हालांकि अभी तक पूरी मानी गई हैं या नहीं, ये सब चुनाव में एक नाराजगी तो नजर आएगी बीजेपी के खिलाफ। अच्छा, आपसे सवाल पूछ लूँ, ये सवाल मैंने वहाँ भी पूछा था जी। मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, अगर कोई सीरियस बीमारी हो, पुरानी क्रॉनिक बीमारी हो, तो उसको डायग्नोज कर उसका इलाज करने में तेज़ दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं और थोड़ा समय भी लगता है। हाँ। आखिरकार ये समस्या जो किसानों के मुआवजों की थी, क्या हमारी दी हुई है? ये पिछले 20 सालों से जो सरकारें चल रही थी यहाँ पर, ये उन्हीं की दी हुई सरकार बीमारियाँ, और हमने तो फिर भी उसका समाधान कर दिया। देश स्तर पर भी किया और प्रदेश स्तर पर भी किया। आपको लग रहा है किसान नाराज नहीं है बीजेपी से? कल ही हम लोग गए, नोएडा वाले किसान भी और केंद्र के खिलाफ भी जो किसानों की नाराजगी थी वो भी। देखिए, चश्मे का रंग नहीं बदलना चाहिए। चश्मे से हमें कैसा दिखाई देता है, वही प्रधानमंत्री जी जब उन्होंने कहा कि देखो जी मेरे किसान के लिए ये चीज़ों की ज़रूरत है, ज़रूरत है तो किसान का बिल लाए। उन्होंने महसूस किया 6 महीने 4 महीने के बाद कि भाई शायद मेरे किसान भाइयों को, उन्होंने बड़े भावनात्मक शब्द इस्तेमाल किए थे कि शायद हम अपने किसान भाइयों को समझा नहीं पाए हैं। तो नहीं समझा पाए तो कोई बात नहीं, आपकी खुशी के लिए हम ये बिल वापस लेते हैं। अच्छा। इसका सही रूप ये प्रेजेंट होना चाहिए। हाँ। अब लोग, विपक्ष के लोग इसे जो मर्जी चश्मे से देखें, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री जी ने उन भावनाओं को समझा, और मैंने उनके साथ लगभग 4.5 साल, और उनका पिछला जीवन में अगर हम झांक कर देखें तो प्रधानमंत्री जी का कोई भी कदम इस किसान के खिलाफ, गरीब के किसान, मजदूर के खिलाफ, माता बहनों के खिलाफ नहीं जाएगा। कितनी पुरानी समस्याएं थी। मुस्लिम बहनों की 3 तलाक से बड़ा अन्याय नहीं था, कोई बड़ा पाप नहीं था। भारत के देश के अंदर जहाँ शादी के रिश्ते को एक पावन रिश्ता माना जाता है, 7 फेरे पड़ते हैं, उनके अंदर धर्म, संस्कृति और ये आता है, ये कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। सर, ये मुस्लिम बहनों का आप जिक्र कर रहे हैं, मुस्लिम बहनें कितनी खुश हुई ये वोट में पता चल जाएगा। मुस्लिम भाइयों का जिक्र करें तो ओवैसी साहब से लेकर सपा बार बार ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है सिर्फ मस्का पॉलिश कर रही है, ब्राह्मणों को मनाया जा रहा है, दूसरी जातियों को, और मुसलमानों को बुद्धू बनाया जा रहा है, हमें कोई इज्जत नहीं मिलती। अच्छा, मुसलमानों को, आपकी बात को हम बड़ा कर देते हैं, बीजेपी बुद्धू बना रही है। जिन्होंने उनको और ज्ञानी बनाया था, उन वहाँ से कहाँ पहुँच गए मुसलमान? आज मुस्लिम का स्तर कहाँ है ये बता दें जरा वो लोग। वही लोग ये बताएं कि जो मुसलमानों के साथ जो बुद्धू बनाने वाली पार्टी थी, उन्होंने तो मुसलमानों के लिए, बहनों के लिए ध्यान दिया। उन्होंने क्या किया? उनसे पूछो, कांग्रेस से पूछो, सपा से पूछो कि आपने मुसलमानों को उठाने के लिए क्या किया। लेकिन नहीं, हमने, ये सवाल मेरी एक बात सुनिए, बिल्कुल लाजमी है कि किसने क्या किया, क्या जनता ये देखती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां ये देखा जाएगा कि किसका नेता दलित है, किसका ब्राह्मण है, और मुसलमान सपा के पक्ष में बताए जाएंगे। ये बात इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता किसी जाति के साथ टैग करना कि मैं किस पार्टी का, कौन सी पार्टी हूँ। मैं मुसलमानों की पार्टी हूँ, मैं यादवों की पार्टी हूँ, मैं दलितों की पार्टी हूँ। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास साथ लेकर चलते हैं। हम जब गैस का सिलेंडर बांटते हैं तो वहाँ ये नहीं देखते कि हिंदू को जा रहा है कि मुसलमान को जा रहा है। हम जब गरीब कल्याण की योजना के अंदर मकान, प्रधानमंत्री जी का आवास योजना में जाता है, तो वहाँ ये नहीं देखा जाता कि इसकी जाति क्या है। पहले के लोग नौकरियां देने से पहले भी जाति पूछते थे, नौकरियों में रिश्वत दे ली जाती थी। अगर सिलेंडर बंटना है वो देखता है तो लोग ढूंढते थे कि मेरी जाति वालों को कितना फ़ायदा होगा, दलितों को कितना फ़ायदा होगा, यादवों को कितना फ़ायदा होगा, मुसलमानों को कितना फ़ायदा। हमारी पार्टी इसमें विश्वास नहीं रखती है। नहीं, आपकी पार्टी चलिए इसमें विश्वास नहीं रखती है, लेकिन आप इस बात से भी इनकार करेंगे कि आपकी पार्टी अभी इस वक्त ज़रा लीक से हटकर जोर शोर से ब्राह्मणों को मनाने में लगी हुई है, क्योंकि बहुत हद तक एक नाराज़गी है योगी जी के भी खिलाफ, पार्टी के अंदर भी, और कमेटी बनाई गई 4 लोगों की जिसके सदस्य आप हैं। 25 जगहों पर जाना है अगले कुछ दिनों में और ब्राह्मणों को समझाना है कि देखिए बीजेपी से कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक किया है,
अगर विपक्ष कहीं गफलत फैलाने की कोशिश कर रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी से, मुख्यमंत्री जी से ब्राह्मण नाराज हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम जाके उनको समझाएं कि भाई बताओ क्या नाराजगी अगर आपकी है तो? पहली बात तो है, तो मैंने सवाल किया है, नाराजगी है ही नहीं। हम जो गफलत फैलाने का काम विपक्ष कर रहा है, उस गफलत को, उस गलतफहमी को, उसको हम ख़त्म करने के लिए, उसको करने के लिए ये बात ठीक कह रहे हैं, एक समिति बनी, लोग बैठे, उनसे बाकायदा, और ये सिर्फ हमारी पार्टी में हो सकता है जी, ये किसी दूसरी पार्टियों में नहीं हो सकता। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी पार्टी में है कि जहाँ बैठकर चिंतन हो रहा है। जब ये बार बार तरफ से संदेश आप मीडिया के माध्यम से जो आ रहा था कि भाई कहीं ना कहीं नाराज हैं, ये नाराज हैं, वो नाराज है, तो भाई पूछ लेते हैं कौन नाराज है। चलिए, आप कह रहे हैं कि विपक्ष की साजिश है कि बीजेपी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर देते हैं, ब्राह्मण नाराज हैं, वोटरों को लुभाने की सब लोग कोशिश कर रहे हैं। अब इससे मेरे दो सवाल और उठते हैं। पहला, आपके खिलाफ लगता है क्योंकि आपके क्षेत्र में एक बड़ी तादाद है गुर्जरों की और माना जाता है कि आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं, मन में कुछ नाराजगी। और दूसरा, योगी जी के खिलाफ अब पार्टी में ये सवाल उठने लगे हैं कि वो ब्राह्मणों को अगर की अपेक्षा ठाकुरों को प्रेफर कर रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है, जरा समझाएंगे आप? देखिए, मेरा जीवन 62 वर्ष मेरी आयु है। 1 नवंबर 1982 को मैं यहाँ आया था। उससे पहले मेरा परिवार कानपुर में रहता था। 26 वर्षों तक कानपुर में रहा। मेरे पिताजी वहाँ पढ़े। ससुराल मेरी बनारस। दिल्ली से मैंने MBBS किया। 40 वर्षों से मैं यहाँ रह रहा हूँ। 62 साल की ज़िंदगी में 2/3 ज़िंदगी जहाँ से गुजारी हो, यहाँ के गुजर भाई, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उनसे मेरे बहुत घनिष्ठता के संबंध हैं। कुछ लोग अपने राजनीतिक व्यवस्था के थे, ये वही लोग थे जिन गुजरों की बात करें, वो गुजरों वाली बिरादरी नहीं थी, ये वो पार्टियों के लोग थे, वो बसपा सपा के लोग थे जिन्हें सूट करता था कि गुजरों जी को ये करो। आज किसी गुजर भाई के साथ, मेरे साथ यहाँ भी लोग खड़े हुए हैं, कि किसी गुजर भाई से आप ये पूछिए कि क्या मेरा चिकित्सा का पेशा है, 5 मेरे इस क्षेत्र में अस्पताल हैं और उनसे मेरे संबंध घनिष्ठता हैं, और मैंने अगर PhD करी है तो इस गुजर व्यवस्था के लूप में ही करी है मैंने, तो उनके साथ मेरा एक सामाजिक समरसता का है। हाँ, जो लोग इस गलतफहमी को फैलाने के लिए करेंगे, यहाँ मेरे विधायकों में सब जातियों के लिए, यहाँ वैश्य थी विमला बाथम जी, यहाँ गुजर हैं श्री तेजपाल नागर जी, यहाँ ठाकुर हैं श्री धीरेन्द्र सिंह जी, यहाँ दलित हैं श्री विजेंद्र खटीक जी, यहाँ जाट नेता हैं जिला पंचायत में अमित चौधरी जी, यहाँ ब्राह्मण हैं श्री चंद शर्मा जी। तो हमारी पार्टी सब में विश्वास करती है। तो इसलिए आप ये कहें कि गुजर का योगी जी का प्रेफरेंस है ठाकुरों के प्रति, और एक रीजन और जो खबर भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी की मुसीबत बढ़ा दी है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी और उनके सुपुत्र जी ने, कि अब सवाल उठने लगे हैं। SIT की चार्जशीट दाखिल हो गई, उन्हें मुख्य आरोपी बना दिया गया है। ये बीजेपी के लिए चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं? देखिए, ये मुद्दा क्यों बनेगा? मुद्दा ये बनता कि अगर किसी को प्रोटेक्शन किया जाता, अगर मैं प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है तो उन्हें हटाया भी नहीं जा रहा है, उनकी मांग की जा रही है। देखिए, आप ही लड़ती कि अगर बाप बेटे में से अगर गलती बेटे ने करी हो तो बाप को सजा देना क्या हमारा संविधान कहता है क्या? और बेटे को जो सजा दी ना, अगर वो दोषी है, मैं नहीं कह रहा वो दोषी है, अगर वो दोषी है तो जेल में आ जाए, उसके खिलाफ चार्जशीट है, तो उसकी सजा बाप को देना ये किस कानून में लिखा है बताएं आप जरा। पर आज तो पार्टी पर भी आएगी ना? नहीं, पार्टी पर क्यों आएगी? नहीं आएगी। ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने के लिए भी कहा जा रहा है कि फिर ये बीजेपी की रणनीति है, आपका जो गेम प्लान है कि चाहे वो आरोपी हो, दोषी हो, उन्हें पद से इसलिए नहीं हटाया जा रहा है क्योंकि वोट बैंक को नुकसान हो जाएगा। देखिए, हमारे लोग इस चीज़ में विश्वास नहीं करते। चुनाव से 3 महीने पहले डीमोनेटाइजेशन प्रधानमंत्री जी ने किया। लोगों ने कहा साहब चुनाव आ गया, तो लोग जिनके पास 2 नंबर का ब्लैक का पैसा वो चिंता करें, मैं क्यों करूँ? मुझे राष्ट्र हित में काम करना है। मेरी विकास की यात्रा रुकने वाली नहीं है। चुनाव आते हैं जाते हैं। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी ने, मैं सेवा के लिए राजनीति में आया हूँ, सत्ता के लिए नहीं, और वही उन्होंने सिद्ध कर दिखाया है। 365 दिन काम करने वाला व्यक्ति, 24 घंटे 365 दिन, जो 4-5-6 घंटे की नींद लेता है। और वैसे ही मैं योगी जी को भी मैंने बहुत करीब से देखा है। मैं जब भी कभी गोरखपुर जाता था, मंत्री के नाते भी, मैं कभी किसी होटल में नहीं ठहरा, उसी मठ में मैं रहता था। मेरा स्वार्थ था कि वहाँ एक सात्विक भोजन मिलता था, गाय का दूध मिलता था, तो मैं उनके मठ में ही हमेशा रहता भी वहीं पर था। और क्योंकि हम सेहत की जिक्र कर रहे थे, सपा पर आपने बताया कि सपा की सेहत में सुधार हुआ है, बीजेपी की सेहत भली चंगी है, बसपा का बुखार कुछ कम हुआ? देखिए, जो भी पार्टियां बिल्कुल जातिवादी, भ्रष्टाचार, सारे आरोप उन पर थे, तो
तो वो अपना उनके खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। और वही स्थिति आज बसपा की है और सपा भी भुगत रही है। ऐसा नहीं है, सपा के ऊपर भी ये भ्रष्टाचार के दाग हैं, सपा के ऊपर गुंडा राज माफिया राज के दाग हैं, सपा के अंदर जातिवादी और धर्म की तुष्टीकरण के दाग हैं। तो सपा इसीलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की अगर बात कर लें तो कांग्रेस यहाँ पर जरूर वेंटिलेटर पर आप कह सकते हैं कि नजर आ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश उनकी कर्म भूमि जन्मभूमि सब कुछ है। अगर हम जिस परिवार की बपौती है कांग्रेस, कहने को एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन वो प्राइवेट लिमिटेड से भी गई गुजरी पार्टी हो गई है। तो आज अगर वो पार्टी अपना अस्तित्व की खोज में लगी हुई है तो ये उनको अपने लिए आईना है कि कांग्रेस के लोग पहचाने कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों बनी। कोई ना कोई तो कारण रहा होगा जिस कारण ये स्थिति पैदा हुई। कांग्रेस अब कह रही है क्योंकि लोगों को लुभाना है, चुनाव सर पर है, हम बिजली आधा कर देंगे, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, यहाँ पर किसानों के लिए जो नोएडा एयरपोर्ट के लिए जो ज़मीन अधिग्रहित की गई उसका 4 गुना ज़्यादा मुआवजा दिलाएंगे। ये वादे लोगों को लुभा पाएंगे? देखिए, अगर ये सज्जन जो कभी विधायक नहीं बने, सांसद नहीं बने, मंत्री नहीं बने, ये कहें कि हाँ आओ मैं आपको ये दूंगा, तो चलो इनकी बात पे हम सोचें भी। लेकिन जो आदमी 50 साल तक देश की राजनीति में राजनीति कर चुके हैं, जो प्रदेश में भी रह चुके हैं, देश में भी रह चुके हैं, 10-10 साल उनका प्रधानमंत्री रहा, मनमोहन सिंह मौनी बाबा यहाँ से कब विदेश जाते थे, कब लौट के आ जाते थे, किसी को पता नहीं, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलती थी। उन्हें 10 साल इसकी जनता ने मौका दिया ना, वो जब नहीं कर पाए तब क्या करेंगे। हाँ, किसी नए आदमी अगर कोई ये कहेगा हाँ मैं कर दूंगा तो उसकी बात पर हम मान लेंगे, लेकिन उनकी बात पर तो विश्वास तो छोड़िए, कोई बहस भी करने को तैयार नहीं, कोई सोचने को भी तैयार नहीं कि ये जब भाई तुम्हें पूरा मौका मिल चुका है, तुम क्या कर लिया, तुम्हारे सामने। डॉक्टर साहब, सांसद साहब से हमने यूपी की सेहत पर चर्चा की। इससे पहले कि रिपोर्टर बाइक वाली किसी और शहर का रुख करे, आपसे अंत में एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर आपकी राय ले लेना चाहती हूँ। वो है कोविड की तीसरी लहर, जिसे लेकर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया सभी पार्टियां चुनाव टाइम पर चाहती हैं, लेकिन रैलियों में उमड़ती भीड़, आपके यहाँ 5-5 अस्पतालों में उमड़ती भीड़ और रोजाना बढ़ते आंकड़े इस बात का गवाह हैं कि सरकार कहीं ना कहीं विफल हो रही है, व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ फेलियर है। देखिए, मैं एक चिकित्सक के नाते से और एक जनप्रतिनिधि के नाते से इस देश को इस प्रधानमंत्री के फैसले ने बड़ी तबाही होने से बचा लिया है। जब पहली लहर आई तो हमारे यहाँ ना ग्लव्स थे, ना मास्क थे, ना सैनिटाइज़र था, ना वेंटिलेटर थे, ना बेड थे, ना कुछ भी नहीं था, पीपी किट नहीं थी हमारे पास। हमने अपने आप को लॉकडाउन कर सही समय पर लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, क्यों किया लॉकडाउन। पहली लहर आई, दूसरी लहर में तबाही कुछ ज़्यादा हुई, आज तीसरी लहर में केस बढ़ गए लेकिन सीरियसनेस कम है। क्यों कम है? आज देश की 70% जनता को 2-2 डोज वैक्सीन की लग चुकी हैं, मुझे भी लग चुकी हैं, सबको लग चुकी हैं। आज उसी का कारण है कि इन्फेक्शन है। देखिए, ये वायरस इसकी इंटेंसिटी कम है। कोविड को लेकर लोगों की क्या राय होती है, लोग फैसला लेंगे। नोएडा एक ऐसा शहर है जहां पर 2 दुनिया बसती है, एक हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोग और एक गांव देश में रहने वाले लोग। आप दोनों के बीच जाते हैं, उनका मूड क्या है? शहरी वाले और गांव के लोग क्या योगी जी से नाराज हैं? लेकिन योगी जी से खुश हैं, नाराजगी की तो बात छोड़िए। बिल्कुल, आपने मांग की है योगी जी से कि एम्स बनाया जाए नोएडा में। बार 50 लाख की आबादी है, दिल्ली का रुख नहीं कर सकते, क्या चुनाव से पहले इस पर कोई ठप्पा लग सकता है? हाँ, देखिए, हम चाहेंगे कि अगर सरकार समय हालांकि कम है, लेकिन हमने इसको पार्लियामेंट के फ्लोर पर उठाया इस सवाल को, और एक बना हुआ भवन यहाँ पर तैयार है। मुझे खुशी होगी कि अपने इस क्षेत्र में भी एक एम्स बने, मगर अभी चुनावी एजेंडे से बाहर है वो। हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज जरूर बने, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। आज हमारे 80 जिले हैं और 90 से ऊपर मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, तो बहुत बड़ी बात है। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में जब आप राजनेताओं के पास जाएं, मुलाकात करें, तो सब अपनी अपनी पार्टी का ही पक्ष रखेंगे। कोई ये नहीं कहने वाला कि जो दूसरी पार्टी है वो बेहतर कर रही है या हम खराब कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि इस बार न हाथ न हाथी, न टोटी न सेवसरिया, बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी का चलेगा सिर्फ केसरिया उत्तर प्रदेश में। तो देखते हैं केसरिया के दम पर क्या भारतीय जनता पार्टी 2022 में फिर अपना रास्ता बना पाएगी, फिर सत्तासीन हो पाएगी। फिलहाल रिपोर्टर बाइक वाली यानी ज्योति मिश्रा को इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन रोहित निर्वाल के साथ नोएडा से इंडिया टीवी के लिए ज्योति मिश्रा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।